नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे चैनल में और हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी जी मौजूद हैं। बहुत लंबा समय इन्होंने कांग्रेस में बिताया, सांसद रहे, मंत्री रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, तमाम बड़े पदों में रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने हाथ का दामन छोड़ के कमल को अपना लिया। इन दिनों वो बीजेपी में है, लोकसभा चुनाव का समय है, तमाम मुद्दे हैं। चलिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के दफ्तर में और हमारे इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, बहुत लोगों ने आपसे पूछा होगा, बहुत बार पूछा होगा, जब आपका पूरा कैरियर कांग्रेस के साथ रहा, आप तमाम बड़े बड़े पदों पे रहे, फिर ऐसा मोह भंग और आप बीजेपी में चले गए? देखिए, ये प्रश्न आपका पूछना स्वाभाविक है। इसका उत्तर दूं इससे पहले मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा कि आखिर मैं राजनीति में क्यों आया और राजनीति में मैंने कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना। एक समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना से मैं राजनीति में आया और कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी, उसी ने मुझे प्रभावित किया और मैंने कांग्रेस पार्टी को चूज़ किया। लेकिन दुर्भाग्य से अभी कुछ समय से कांग्रेस पार्टी में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनकी व्याख्या करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि ना तो वो देश की सुरक्षा से संबंधित मामलों में लिए जाने वाले सही फैसले हैं, ना वो आध्यात्मिक मामलों में लिए जाने वाले सही फैसले हैं, ना वो सामाजिक संरचना के मामले में लिए जाने वाले सही फैसले हैं। अब बात आती है कि मैं लंबी चौड़ी बात ना के एक एक दो मिसाल दूँ। अगर देश की रक्षा संबंधी मामलों की बात की जाए तो मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा हूँ, इसलिए वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। जब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने सवालिया निशान उठाए, जबकि वो देश के वैज्ञानिकों, टेक्नीशियंस और रक्षा विशेषज्ञों के लिए गर्व से उठाए गए कदम था और उसकी सराहना की जाकर बधाई दी जाना चाहिए। बात फिर आई सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक में भी सवालिया निशान भारत के वीर सैनिकों के बारे में उठाया गया कि इसके लिए पुख्ता सबूत दिए जाए। फिर बात आती है सामाजिक मामले में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की संरचना की हमेशा पैरवी की है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 80 में जब चुनाव के समय नारा दिया था तो न जात पर न पात पर मोहर लगाए हाथ पे ये नारा दिया था। श्री राजीव गांधी जी ने भी मंडल कमीशन की जब बहस पार्लियामेंट में चल रही थी तो स्पष्ट रूप से उन्होंने सितंबर 90 की डिबेट आप पार्लियामेंट की देखिए, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि देश को जातिवाद के मामले में अगर झोंका जाएगा तो ये देश झुलस जाएगा और राजनीतिक मकसद के लिए हमें
जातिवाद को नहीं उभारना चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब बात आती है आध्यात्मिक मामलों में। इस समय सर्वाधिक चर्चा का विषय है अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण का और उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन का। ये जो आयोजन प्राण प्रतिष्ठा का था, ये सभी सनातन धर्मियों के लिए, राम भक्तों के लिए एक प्रसन्नता का आयोजन था। और सभी के लिए प्रसन्नता का आयोजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुक्ता जी कि सुप्रीम कोर्ट में जिस निर्मोही अखाड़ा ने एक तरफ पैरवी की, वहीं दूसरी तरफ शिया सुन्नी बोर्ड ने पैरवी की अंसारी जी ने। और जब कोर्ट का फैसला हो गया तो उन अंसारी जी ने भी स्वागत किया और निर्मोही अखाड़े के संतों ने भी किया। और ये बात मैं इसलिए गंभीरता से और नज़दीकी से जानता हूँ कि मैं द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का दीक्षित शिष्य हूँ, स्वामी स्वरूपानंद जी का। उन्होंने भी कई तथ्य सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जिससे ये साबित हो सके कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण होना चाहिए। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की बात आई तो दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा ये कांग्रेस पार्टी के लिए। जैसे एक कहावत है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के निमंत्रण पत्र को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया। मैं शब्द बोल रहा हूँ, ठुकरा दिया। ये शब्दावली उपयुक्त नहीं थी और ये निर्णय भी उपयुक्त नहीं था। तो मेरा कहने और बताने का आशय ये था कि जिस भावना से मैंने कांग्रेस पार्टी में काम करना प्रारंभ किया और अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, अपनी पूरी जवानी लगा दी, उस पार्टी में जब ऐसे निर्णय लिए जाने लगे तो क्या किया जाए। अब सवाल ये है कि भाजपा ज्वाइन की, तो भाजपा मैंने किसी पदलिप्सा से ज्वाइन नहीं करी, किसी चाह में मैंने ज्वाइन नहीं करी। और मैंने स्पष्ट रूप से, आप याद करिए, जब मैंने 9 मार्च को ज्वाइन की तो सार्वजनिक रूप से मैंने मीडिया के सामने ये स्वीकारोक्ति की कि मैंने किसी लोभ लालच में, किसी दबाव में या किसी पद के लालच में ये पार्टी ज्वाइन नहीं की। और एक कॉमन सेंस की बात है, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण पद मिले, इससे बड़े पद तो अब मिल नहीं सकते, तो मैं किस चाह में ज्वाइन करूं। केवल एक मन में काम करने की एक इच्छा रही है और जिन निर्णयों से मैं सहमत नहीं रहा उनसे असहमत होने की बात रही है। आप असहमत थे, लेकिन पूरा आपका राजनीतिक कैरियर गांधी परिवार के इर्द गिर्द और कांग्रेस में रहा। असहमति तो परिवार में भी होता है, तो क्या हम परिवार छोड़ देते हैं? बहुत सही प्रश्न आपने किया। हाँ, कि जब असहमति हो तो, और फिर भी बार बार बताने और समझाने के बाद भी समझ में ना आए, तो अपने आप को वहाँ से दूर करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो बीजेपी में जाना ज़रूरी था। आपने सही बात की। मैं राजनीति में आ गया था, अब मेरा कोई व्यवसाय तो है नहीं कि मैं अपना बाकी समय कहाँ लगाऊं। मेरे पास ना कोई एजेंसी है, ना कोई मेरा अपना बिजनेस है। मेरी काम करने की शैली जो है वो हमेशा संघर्ष की रही है और काम करने की रही है। मैं अपना समय राजनीति में ही गुजारूंगा, किसी और काम में तो गुजार नहीं सकता। अब सवाल ये है कि कांग्रेस से मैंने अपने आप को विमुख किया, तो भाजपा में जुड़ा तो मैं क्या रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करूं? मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं? अब रही बात कि भाजपा मैंने इसलिए ज्वाइन की, सवाल लोग उठा सकते हैं कि भाजपा सत्ता में है, तो
तो मुक्ता जी, भाजपा तो सत्ता में 2014 से केंद्र में है। मुझे अगर जाना होता तो मैं जब जा सकता था। भाजपा तो सत्ता में मध्य प्रदेश में अनेक वर्षों तक रही है। मुझे अगर जाना होता, सत्ता सुख होता तो जब जाता। लेकिन जब एक बार नहीं अनेक बार इस प्रकार के फैसले लिए जाएं जो असहज करने वाले हों तो क्या करेंगे आप? आपने कोशिश की बात करने की गांधी परिवार से, क्योंकि आपका बहुत क्लोज नेट संबंध है उनसे, समझाने की कि देखिए ऐसा हो रहा है, आप असहज हो रहे हैं, आप छोड़ सकते हैं? ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब मैं सार्वजनिक रूप से नहीं देता हूँ। आप मेरा नेचर जानती हैं। मेरे काम करने की एक शैली रही है और ख़ास तौर से लीडरशिप से मेरा जो डायलॉग होता है उसमें मैं सीक्रेसी मेंटेन करता हूँ, नंबर 1। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि गांधी परिवार से मेरे रिश्ते ना पहले बिगड़े और ना अभी तक बिगड़े। मैं सोचता हूँ इतना संकेत काफ़ी है। आपसे बात करने की कोशिश की सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बताया ना कि मेरे एक काम करने की अलग शैली रही। कुछ तो वजह होगी कि मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर के रूप में प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अपने साथ अटैच करके रखा, मेरा कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। कुछ तो वजह होगी कि 90-91 में मैं 10 जनपद में ही बैठ के काम देखता रहा। किसी हिंदुस्तान की मैगज़ीन ने नहीं छापा कि मैं वहाँ बैठ के काम देखता हूँ। कुछ तो वजह होगी कि 2004 के बाद मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल रहा और तो मेरे प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर रहे और सीबीआई जैसी एजेंसी या अन्य पीएसयूज या बैंक चेयरमैन या जो भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए जाते थे तो उन फैसलों को हमने सार्वजनिक नहीं किया। तो सीक्रेसी से, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए और लीडरशिप को भरोसे में रख कर ही काम करने की मेरी शैली रही है और मैंने कभी उसे उजागर नहीं किया, चाहे मीडिया के जरिए उजागर करने की बात हो या कहीं वार्तालाप। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप बीजेपी में? मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ और जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे लगातार काम मिला है और मैंने कहा कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूँगा। तो आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि लगातार मैं आखिरी चुनाव अभियान के दिन तक मैं लगातार दौरे पे रहा हूँ अन्य स्थानों पर, चाहे वो रायसेन विदिशा हो, चाहे पन्ना हो, चाहे गुना शिवपुरी हो, चाहे सतना हो, चाहे नर्मदापुरम हो, चाहे आगर मालवा हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे खंडवा या मानदाता या पांधाना हो, बुरहानपुर हो, मैं सभी जगह गया हूँ। जहाँ पार्टी ने मुझे ड्यूटी दी मैंने उसका पालन किया। जो लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो तमाम भगदड़ की स्थिति है कांग्रेस में, जो नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता जा रहे हैं, तो सीबीआई, ईडी इस तरह के संस्थानों को यूज़ किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। इंदौर के प्रत्याशी ने जैसे अपना नामांकन वापस लिया तो उनके खिलाफ जो है एक धारा बढ़ा दी गई। तो क्या इसमें कुछ रियलिटी है? देखिए, मैं उस पर तो प्रकाश नहीं डालना चाहूँगा। आपने इंदौर के प्रत्याशी की बात कही तो इंदौर के प्रत्याशी ने सार्वजनिक बयान भी कुछ और ही दिया है कि उसके साथ किस ढंग का बिहेवियर कांग्रेस की लीडरशिप कर रही थी, क्या एक्सपेक्टेशन थे। रही बात धमकाने की, डराने की, प्रलोभन देने की, तो मैंने तो जब भी बहुत विनम्रतापूर्वक कहा था कि मेरे पे तो आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा आरोप नहीं लगा कि जिसकी इंक्वायरी की जाए, तो मुझ पे तो ये बात लागू नहीं होती। लेकिन लाखों की संख्या में मुक्ता जी लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं या कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगी।
कि लोग बेवफा हो रहे हैं। जी बिल्कुल। केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात की जाए, लोभ लालच की बात की जाए, सत्ता का प्रलोभन की बात बताई जाए, मैं अकेली ये बात लाखों पे लागू नहीं होती है। क्या लगता है, पहले आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कमलनाथ जी, उसके बाद जीतू पटवारी जी, क्या ये दोनों का जो लीडरशिप क्वालिटी है, क्या उसमें कुछ फेलियर है कि ये कांग्रेस को नहीं संभाल के रख पा रहे दोनों के दो? देखिए, अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ। अब उस पार्टी की लीडरशिप पे मैं अनावश्यक टीका टिप्पणी करूँ तो ये मेरे लिए शोभा नहीं देता है। रही बात, रिजल्ट से देखा जाता है, रिजल्ट के आधार पर आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब है। एक और जो आरोप लगातार लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पुत्र मोह, परिवारवाद के कारण जो है कांग्रेस का ये हश्र हुआ, इसको आप सही पाते हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आंकलन का विषय है। मैं अपने तक ही सीमित रहता हूँ। मेरे तो जो दोनों पुत्र हैं कोई राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुकेश नायक जी हमारे दफ्तर आए थे, तो जब उनसे हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा इतने बड़े लीडर वरिष्ठ नेता है सुरेश पचौरी जी, वो छोड़ गए कांग्रेस। तो बोले बहुत अच्छा हुआ वो छोड़ गए, वो डेड वेट थे हमारे कांग्रेस में, एक चुनाव नहीं जीता उन्होंने। अगर वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो इसमें कांग्रेस का क्या नुकसान है? उन्हें प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की है और आगे भी प्रसन्न रहना चाहिए। आप पे वैसे ये आरोप हर वक्त लगता रहा कि आपका पूरा राजनीतिक कैरियर गांधी परिवार के कारण रहा, एक भी चुनाव आप नहीं जीते। जब ये आरोप आप पे लगते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? मुझे अंदर से बहुत पीड़ा होती है कि काश 80 और 84 में जब अनेक लोग वेव थी और जीत गए, शायद मैं चुनाव लड़ता तो हो सकता है मैं भी सौभाग्यशाली लोगों में होता। फिर दुर्भाग्यशाली मैं इसलिए मानता हूँ कि मुझ पर ये बात कही जाती है, तो जो कहते हैं मैं उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि वो प्रसन्न रहें, कि भाई अगर मैं बोझ था वहाँ तो अब मैं नहीं हूँ। उन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके मन में मुझे लगता है एक हल्की सी टीस है कि शायद एक चुनाव कोई जीत जाते। क्या बीजेपी में ट्राई करेंगे आगे चल के कभी? नहीं, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? चाहे विधानसभा अभी नहीं, मैंने बहुत पहले ही कह दिया था। लेकिन जिस तरह से आपके ऊपर आपके जो विरोधी हैं कहते हैं एक भी चुनाव नहीं जीता, तो शायद बीजेपी में आके आगे चल के जिस तरह का वेव है एक चुनाव जीत जाएं आप। देखिए, मैं और किसी की मिसाल देके अपनी बात की पुष्टि नहीं करना चाहता हूँ। जो कहने वाले हैं वो लगातार सारे चुनाव जीते होंगे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि यही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बोली जाती थी, प्रणब मुखर्जी साहब के बारे में बोली जाती थी, और अटल जी भी जब दुर्भाग्य से चुनाव हारे तो उनके बारे में बोली जाती थी। और जो हमारे यहाँ के अभूतपूर्व कुछ नेता हैं, मैं भूतपूर्व नहीं बोलूँगा, वो भी चुनाव हारे तो उनके बारे में भी उस समय बहुत टीका टिप्पणी की गई। ये मैं सोचता हूँ कि ये अनावश्यक बातें हैं और इन अमर्यादित भाषा का उपयोग कभी राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर रहा हूँ। आपने एक बात कही कि आपके दोनों सन जो हैं वो राजनीति में नहीं आना चाहते, ऐसा क्यों? वो फैसला है, हमारे परिवार का फैसला है। हाँ, क्योंकि आपका एक बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा है, बड़े बड़े पदों पे आप रहे जिसको कि लोग एनवी करेंगे। इतने बार सांसद रहे, आप ही ने बताया, मंत्री भी रहे, प्राइम मिनिस्टर के साथ में कदम ताल मिला के हमने आपको देखा पार्लियामेंट में काम करते हुए। तो आपके परिवार के नहीं आना चाहते थे? नहीं। अब क्या करेंगे? चलिए बीजेपी में आ गए, काम कर रहे हैं। मैंने भी देखा आपको, आप लगातार मुझे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के साथ दिखे, अनेक जगह पे दिखे, आप गुना में भी आप दिखे, ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ दिखे, चुनाव प्रचार में दिखे। अब तो लोकसभा का चुनाव
ख़त्म हो जाएगा, 4 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जो तमाम जो कांग्रेस से लोग आए हैं बीजेपी में, उनका क्या होगा? देखिए, ये तो पार्टी और पार्टी के नेतृत्व को फैसला करना है, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो चुनाव कैंपेन की बात होती है, लेकिन चुनाव जब ख़त्म हो जाते हैं तो हर राजनीतिक पार्टी के पास काम करने का दूसरे भी तौर तरीके रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने बहुत कम समय में ऑब्ज़र्व किया है, भारतीय जनता पार्टी की काम करने की एक अद्भुत सराहनीय शैली है। इसमें काम करने वाले का स्कोप है। आपको दिक्कत नहीं आ रही? कांग्रेस की शैली बिल्कुल अलग है, बीजेपी की बिल्कुल अलग है। आप इतने सालों तक कांग्रेस में रहे और बीजेपी में आप अडाप्ट कर पा रहे हैं? मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही। अच्छा, आप आराम से अडाप्ट कर पा रहे हैं? हाँ, मुझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पिछले दिनों एक केंद्रीय नेता, बीजेपी के एक पहले केंद्रीय नेता थे, अब यहाँ से हैं, प्रहलाद पटेल जी ने कहा, जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि जो तमाम कांग्रेस के नेता सब आ रहे हैं बीजेपी में, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बाकी जो पुराने बीजेपी के नेता, उनका क्या, इतने सारे कांग्रेस के सब जो है पलायन कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मत चिंता करिए, वो सब सूखा कचरा, गीला कचरा और इस तरह से। तो इस तरह की जब स्टेटमेंट एक बहुत जिम्मेदार बीजेपी के नेता देते हैं जो कांग्रेस से पलायन करके बीजेपी में आ रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे? उन्होंने फिर उसके बाद उसका स्पष्टीकरण दिया है बयान का, और उसमें ये सारी बातों का क्लैरिफिकेशन आ गया। आपको इस बात से चिंता नहीं होती कि देखिए, कांग्रेस से आप लोग सब बीजेपी में आ रहे हैं और बीजेपी अब कांग्रेस युक्त बीजेपी होते जा रही है, मतलब कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में आ गए, तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा, सब तो यहाँ कांग्रेस के ही लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप एनालिसिस करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या इवन कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तो उसमें इस प्रकार का डिसीजन लेते हुए लोग आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में भी आप अगर देखें तो आप देखिए, जितिन प्रसाद यहाँ आए, सुष्मिता देव यहाँ आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आए, एस अहलुवालिया आए, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला आए, RPN सिंह आए। ऐसे अनेक कांग्रेस के नेता इसमें आए, जिसमें मिलिंद देवरा भी रहे, जो बड़े नज़दीक एक समय माने जाते रहे। उसी प्रकार से अगर आप कांग्रेस पार्टी में भी देखें तो वहाँ भी इधर से समय समय पे नेता आए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। जो एक बात आती है बार बार कि कांग्रेस पार्टी को अगर दुरुस्त करना है तो गांधी परिवार से लीडरशिप दूर होनी चाहिए, आप इससे इत्तेफाक रखें? अब मैं उस पार्टी में ही नहीं हूँ तो अब क्या टिप्पणी करूँगा। लेकिन आप सोचते हैं कि क्या गांधी परिवार के अपना सार्वजनिक वक्तव्य इस बारे में दूं? अब मैं उस पार्टी का हिस्सा ही नहीं हूँ। बहुत संभल के आप बोल रहे हैं गांधी परिवार के बारे में, ठीक है। क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा रिजल्ट, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को फिर केंद्र में अवसर मिलेगा, और इसके कारण है मोदी सरकार के जो मजबूत इरादे के साथ मजबूत फैसले हैं, वो देश हित में लिए गए फैसले हैं। चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो CAA की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान योजना की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात हो, चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने वाली बात हो। अब बात आती है संकल्प पत्र। ये तो वो फैसले थे जो लिए गए और उन पर अमल हो गया।
अब संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। जो गरीब कल्याण योजना है उनको यथावत जारी रखा जाएगा। हमारी जो नारी सम्मान योजना है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, नौजवानों के लिए रोजगार सृजित किए जाएंगे। ये सारे जो संकल्प पत्र में हैं वादे, उन वादों पर लोगों को भरोसा है और मोदी सरकार के मजबूत इरादे के साथ लिए गए जो फैसले और उन पर अमल हुआ है, उसका परिणाम ये है कि लोगों का मन बना हुआ है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में फिर अवसर मिलना चाहिए। कितने सीट्स आपको लग रहा है आएंगे बीजेपी के? देखिए, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये मेरा बहुत साफ सोचना है। और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में वैसे तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, यही मैं कह सकता हूँ। रिकॉर्ड अगर टूटेंगे मतलब 29 की 29 आएगी, जो मैंने कह दिया, जो बीजेपी बार-बार टूटे, नारे दे रही है, सारे रिकॉर्ड जी। जाते जाते हमारे स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वदेश चैनल को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपको, आपकी टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा और ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि दर्शक की कसौटियों पर आप खरे उतरें और जो वो अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षाएं दर्शकों की पूरी हों। सर, आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल में आप आए, आपने हमारे कार्यक्रम को अपना समय दिया और बड़ी बेबाकी से आपने बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं सुरेश पचौरी जी। बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर इनका रहा है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पदों में वो रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए। उनके अपने कारण हैं, उनका साफ कहना है, मैं केवल राजनीति करता हूँ, तो जाहिर तौर पे जहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है उस पार्टी से मैं दूसरी पार्टी में जाऊँगा, मुझे बस काम करना है। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।